उर्मिला सुबह सुबह कमला के घर के बाहर कान लगाकर खड़ी थी। अंदर कमला अपनी बहू नेहा से कह रही थी, सुन बहू, आजकल मोहल्ले के अंदर चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए दरवाजे को अच्छे से बंद करके रखना। मैं 10-15 दिनों में गांव से आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें ही घर को बहुत अच्छे से संभालना है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी अगर मैंने घर का अच्छे से ध्यान नहीं भी रखा तो सामने वाली उर्मिला आंटी है ना, उन्हें तो दूसरों के घरों में झांकने की आदत है, मुझसे ज्यादा तो घर का ध्यान वही रख लेंगी। हाँ, आखिर वो हमारे मोहल्ले की चलते फिरते न्यूज रिपोर्टर जो है, उसको सब लोगों के घरों की खबर होती है कि किसके घर में क्या चल रहा है। तभी तो जब से तेरे से लड़ाई हो जाती है मेरी, तो मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके तुझसे लड़ती हूँ। लेकिन फिर भी क्या फायदा माँ जी, हमारे झगड़े की सारी खबर उन तक पहुँच ही जाती है और थोड़ी ही देर में वो मिर्च मसाला लगाकर उसे पूरे मोहल्ले वालों तक पहुँचा देती है। नेहा और कमला ऐसे ही बातें कर रही होती हैं और उसके बाद कमला गांव चली जाती है। उर्मिला भी घर जाकर ये बात अपनी बहुओं को बताती है, तो उसकी दोनों बहुएं रजनी और चंचल उससे कहती है, माँ जी, कमला आंटी गांव जाए या फिर विदेश की टिकट करवाकर विदेश चली जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको दूसरों के घरों में झांकने की क्या जरूरत है? हाँ माँ जी, कुछ दिनों पहले सब्जी वाला भी कह रहा था कि हमें दूसरों के घरों में झांकने वाली सास मिली है। भला ऐसे सुनने में अच्छा लगता है क्या? देखो बाबा, तुम दोनों तो मॉडर्न जमाने की हो। तुम्हारे जमाने में तो ये टीवी, नेटफ्लिक्स सब आ गए हैं। मैं पुराने जमाने की हूँ। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूसरों के घरों में जाकर खबरें लेते थे और अपना मनोरंजन करते थे। फिर तो माँ जी, आप पिछले जन्म में जरूर कबूतर रही होंगी, जो कि दूसरे घरों की मुंडेर पर बैठकर उनकी सारी खबरें लेता होगा और उसके बाद सभी लोगों को बता देता होगा। बदतमीज, तुम लोगों को थोड़ी छूट क्या दे दी? अपनी सास से बात करने का कोई तरीका ही भूल गई हो। जाओ अपना काम करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रात करीब 11 बजे उनके घर के सामने रहने वाले मिस्टर शर्मा थोड़ी दूर रहने वाली डाइवोर्सी मिसेस अय्यर से गली के चौराहे पर चुपके से मिल रहे होते हैं। तभी उर्मिला बालकनी में उन्हें मिलते हुए देख लेती है। ये मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर आधी रात को ऐसे गली के कोने में क्यों मिल रहे हैं? मुझे जाकर देखना होगा। अब उर्मिला बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर की बातें सुनने के लिए चुपके से उनके करीब चली जाती है और दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। अरे मैं तो अपने बीवी से परेशान हो गया हूँ। अरे अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। मैं तो तुम्हारे साथ उम्र भर मसाला डोसा और इडली खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने भी अपने पति को डाइवोर्स दे दी है। अब तो एलिमनी में मुझे ये घर भी मिल गया है, पर मैं जानती हूँ कि अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो तुमसे सारे पैसे हड़प लेगी। चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। अरे तो ठीक है, कल रात को ठीक 12 बजे मुझे यहीं मिलना। हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे। वैसे तुमने अपना घर तो बेच दिया है ना? है? हाँ, मैं अपना घर बेच देती हूँ और तुम भी सारे फंड्स लेकर मेरे पास आ जाना। हम दोनों कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मसाला डोसा बनाकर खिलाएगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और उर्मिला ये सारी बातें सुन लेती है। अब जब वो घर आती है तो उसे रात भर बेचैनी में नींद नहीं आती और सुबह जब उसकी दोनों बहुएं उसे देखती हैं, तो उर्मिला की आंखें सूजी हुई थी क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी। रजनी और चंचल जो उसके लिए चाय लेकर आई थी, उससे पूछने लगी, क्या बात हो गई है माँ जी? आप पूरी रात सोई नहीं है क्या? आपकी आंखों की सूजन बता रही है। माँ जी सच बताइए, आपने फिर से किसी और के घर में झंकना शुरू कर दिया ना? आपके पेट में कोई बात पच नहीं रही, तभी तो आप इतनी परेशान हैं। अब उर्मिला भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहुओं को सब कुछ बता देती है। पहले तो दोनों बहुओं को यकीन नहीं आता और फिर बड़ी बहू रजनी गुस्से में कहती है, आपको दूसरों के लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? दूसरों के घरों में चाहे बीवी भागे या पति, हमें क्या फर्क पड़ता है? रजनी दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो जैसे भी है हमारे पड़ोसी है और मिसेस शर्मा दिल की बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी बेटी की शादी में उन्होंने हमारे सामने होते हुए भी हमें शादी का कार्ड तक नहीं दिया और बाद में बहाना बना दिया कि वो कार्ड देना भूल गई थी। देखो, उनके पति सारे पैसे लेकर आज रात 12 बजे फरार होने वाले हैं। वो जैसे भी है एक औरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी अगर तुम दोनों मना करोगी कि इससे बदनामी होगी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उर्मिला ये बोलकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसने सोचा था कि अगर वो ये बात किसी को भी बताएगी तो फिर से सब उस पर झांकने वाली औरत होने का इल्जाम लगाएंगे। उसने अपने पेट में ये बात बचा ली। वहीं जब रात को खाना बनाते समय रजनी और चंचल आपस में बातें कर रही थी तो चंचल ने कहा, दीदी, पूरे मोहल्ले और आसपास की गलियों में भी हमारी सास की बहुत बदनामी है। अगर हम किसी को भी सीधे जाकर बताएंगे कि मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर का चक्कर है तो वो यकीन नहीं करेंगे कि वो भागने वाले हैं। हमारा कोई यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उन्हें भागते हुए रंगे हाथों पकड़वा देंगे तब तो सब हमारा यकीन करेंगे ना, और हो सकता है कि इससे हमारी सास की खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाए। अब क्या था,
दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं। जैसे ही रात के समय मिस्टर शर्मा मिसेस अय्यर के साथ गली के चौराहे पर मिलते हैं, तभी रजनी और चंचल खिड़की से जोर जोर से थाली और चम्मच बजाने लगते हैं। अचानक हुई इस आवाज से मिस्टर शर्मा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये फिर से लॉकडाउन के पुराने दिन वापस आ गए क्या है? अरे आधी रात के समय ये प्लेट और चम्मच कौन बजा रहा है? थोड़ी ही देर में मोहल्ले के सभी घरों की लाइटें जल जाती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर को गली में रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तभी रजनी, चंचल, उर्मिला और श्रीमती शर्मा भी भीड़ से निकलकर बाहर आते हैं। अजी, आप इतनी रात को मिसेज अय्यर के साथ गली में क्या कर रहे हैं? और आपके हाथ में ये बड़ा सा बैग कैसा है? आंटी, आपके पति आज रात को मिसेज अय्यर के साथ भागने वाले थे। हमारी माँ जी ने कल ही इन्हें बात करते हुए सुन लिया था। हमने सोचा कि आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा देते हैं। अयो, अरे रामा रामा, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। लगता है इस घर के झांकने वाली सास की बहू को भी यही बीमारी लग गई है, इसलिए अब इन्हें मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर दिया है। आंटी जी, जब रंगे हाथों पकड़े जाओ तो झूठ भी एक हद तक बोलना चाहिए। आंटी, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो आप मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर का बैग चेक कर लीजिए। आपको खुद ही अपनी आंखों पर सारा यकीन आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपना बैग नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनल बैग है भाई। मैं अपना बैग सब लोगों के सामने क्यों दिखाऊं? इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान हो सकता है। आपको तो मैं अभी बताती हूँ कि आप कौन सा पर्सनल सामान लेकर जा रहे हैं। जब कल आपने तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया था, मैं तो तभी समझ गई थी। और फिर उर्मिला के पास जाकर बोली, उर्मिला, वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारी बुराई करती हूँ। मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरों के घरों में ताक-झाक करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आज तुमने ये सब कुछ ना बताया होता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बहन, मैंने इस मोहल्ले को हमेशा अपने परिवार की तरह समझा है, इसीलिए किसके घर में क्या चल रहा होता है मुझे वो सब जानना अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में पैसों की तंगी होती है तो मैं चुपके से उसके घर के दरवाजे पर पैसे रखाती हूँ। किसी का कुछ खाने का मन करता है तो मैं अपनी बहुओं से वो खाना बनवाकर उसके घर भिजवा देती हूँ। मुझे बस इसमें अपनापन लगता है, भले ही ये दुनिया मुझे चुगली करने वाली कहे। अरे माँ जी, आप ये सब कुछ इस नेक इरादे से करती थी? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था और हम बेकार में ही गलत सोचते रहे। अरे मेरा आंटी जी, मुझे माफ कर देना। कुछ दिनों पहले जब मेरी सास गाँव जा रही थी तो मैंने भी आपकी बहुत बुराई की थी, पर आज समझ में आया कि आप मेरी सास के जाने के बाद हमारे घर के आसपास इसलिए मंडराती थी ताकि अकेले मुझे कोई परेशानी ना हो। एक झटके में उर्मिला का साफ और नेक चरित्र पूरे मोहल्ले के सामने आ जाता है। हर कोई ये समझ जाता है कि उर्मिला को दूसरों के घरों में झांककर उनका मजाक उड़ाने की आदत नहीं थी, बल्कि उनकी मदद करने और उनके साथ देने की आदत थी। और आज इसी आदत ने मिसेस शर्मा की पूरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी होने वाली है बहू। सभी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ पंखे से काम नहीं चलने वाला है। पंखे से काम नहीं चलने वाला है तो क्या लाऊं? एसी? एसी होता तो अच्छा होता, लेकिन पैसे कहाँ हैं? पहले तो पंखा भी दिन में कुछ ही घंटे चलाती थी, सिर्फ सोते वक्त। वही तो, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ से पहले काम चलता था बहू, अब नहीं चलेगा। गर्मी के बारे में सोचकर सभी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। शीतल जुगाड़ू थी, वो हर मुश्किल का कुछ न कुछ हल निकाल ही लेती थी, इसीलिए बिमला उसे बहुत पसंद करती थी। शीतल का पति गुजर चुका था, घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए शीतल को ही पैसे कमाने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। वो कोई भी काम कर लेती थी, किसी का घर साफ करना हो या फिर स्टेशन पर कुली का काम। शीतल हर काम में माहिर थी, वो कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती थी। इसीलिए बिमला उससे कहती थी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो बहू, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और बाहर काम करना मुश्किल होने लगा। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सभी घर के अंदर ही रहने लगे। लेकिन घर के अंदर भी गर्मी से राहत तब मिलती है जब घर में एसी हो। गरीबों के घर में पंखा होना ही बड़ी बात है, इसीलिए शीतल और बिमला बहुत मुश्किल में पड़ गई। एक दिन दोपहर को शीतल घर लौट आई। वो पसीने से नहा चुकी थी। माँ जी, एक गिलास पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है। तो इतनी जल्दी कैसे लौट आई बहू, आज काम नहीं मिला क्या? हाँ बहू, ये ले। बिमला ने पानी दिया, लेकिन पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। गर्मी में पानी भी गर्म हो गया है, ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। काम, इतनी धूप में काम करना असंभव है। फिर भी मैं कर लूंगी, लेकिन काम है कहाँ? घर से लोग निकल ही नहीं रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया बहू, काम के बिना पैसा कहाँ से आएगा? वही तो माँ जी, अमीरों का अच्छा है, मस्त एसी में बैठे रहो, पैसा आता रहेगा। हालत तो हम जैसे गरीबों की खराब है। ठीक है, आजा, कुछ देर पंखे के नीचे बैठ जा। पंखा बंद ही रखिए माँ जी, काम नहीं मिलेगा तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? शीतल और पानी पीकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो फिर से काम पर गई, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बजते ही सारी दुकान बंद होने लगी।
स्टेशन भी खाली होने लगा। शीतल बेचारी क्या ही करती। 4-5 दिन बाद उसने भी घर से निकलना बंद कर दिया। बहू ऐसे कैसे चलेगा, एक तो गर्मी ऊपर से ये भूख, दोनों ही जानलेवा है। घर में पैसे भी नहीं बचे हैं, अब हम खाएंगे क्या। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अभी जंगली साग ले आती हूँ, चावल के साथ उबाल कर खा लेंगे। शीतल तालाब के किनारे जंगली साग उठाने चली गई। वहाँ बहुत तरह की घास थे, कुछ घास बहुत छोटी थी और कुछ घास बहुत लंबे। वहाँ पहुँचकर शीतल को शांति मिली। हाँ, ये जगह कितनी ठंडी है, यहाँ आके तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, अब जल्दी से जंगली साग लेकर चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। जंगली साग लेकर शीतल घर चली गई। सास बहू ने साग उबाल कर खाया और फिर घर के बाहर एक आदमी आया। ये शीतल जी का घर है क्या? शीतल और बिमला बाहर आई। हाँ बोलिए, मैं ही शीतल हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आ रहा हूँ। आपने 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा, इसीलिए नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस? कैसा नोटिस? 3 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, ऊपर से समय पर बिल न भरने की वजह से फाइन भी लगेगा। 3 दिन के अंदर सारा पैसा जमा करना होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक की लाइन काट दी जाएगी। ये बोलकर उस आदमी ने शीतल के हाथ में एक बिल थमा दिया और वो वहाँ से चला गया। शीतल ने बिल देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। 1500 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नहीं है, अब क्या होगा? क्या वो लोग सच में पंखे का वायर काट देंगे? हाँ माँ जी, और क्या होगा, सिर्फ पंखा ही चलता है हमारे घर में, उसी का बिल नहीं भर पा रहे हैं। शीतल बिल नहीं भर पाई। इलेक्ट्रिक ऑफिस से आकर लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन को काट दिया, पंखा भी बंद हो गया। अब बिमला को बहुत तकलीफ होने लगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बहू, मेरी सांस फूल रही है, कितनी गर्मी है बहू, कुछ कर बहू। क्या करूँ माँ जी, तू बहुत जुगाड़ू है ना, कुछ तो कर, दिमाग लगा, नहीं तो 2-3 दिन में मेरी अर्थी उठेगी। घर में पंखा नहीं था, खाना नहीं था, पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसमें चाय पत्ती देने से चाय बन जाती। पानी पीकर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन शीतल 1 बोतल पानी लेकर तालाब के पास जंगली साग उठाने चली गई। यहाँ आते ही गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, ये जगह इतनी ठंडी कैसे है। गर्मी की वजह से शीतल की नींद नहीं हो रही थी। बड़े घासों के अंदर पानी का बोतल रखकर वो वहीं पर सो गई। उसे नींद आ गई। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। बढ़िया नींद हुई, प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। शीतल ने बड़े घासों के बीच में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते ही चौंक गई। अरे, ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाला गया हो। शीतल ने बड़े घासों के अंदर हाथ डालकर देखा, घास बहुत ठंडे थे और वहीं से उसे एक आइडिया आया। घास के अंदर ठंडा पानी होता है, इसीलिए घास ठंडे रहते हैं, इसी वजह से ये जगह भी इतनी ठंडी है। क्यों ना इसी घास से फ्रिज और एसी बनाया जाए, फिर तो घर भी ठंडा रहेगा और घास के फ्रिज में से ठंडा पानी भी पी सकूंगी। शीतल बिमला को भी बुला लाई और दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत घास काटा। वहाँ घास की कमी नहीं थी। घास काट कर वो दोनों घर ले गए। शीतल ने तुरंत घास की फ्रिज बनानी शुरू कर दी। स्ट्रक्चर ठीक से खड़ा रहे, इसीलिए उसने मिट्टी का इस्तेमाल किया। मिट्टी और घास से एक फ्रिज बनकर तैयार हो गया और शीतल ने उसके अंदर पानी रख दिया और फिर घास से खिड़की वाली एसी बनाकर खिड़की पर रख दिया। खिड़की से हवा इस एसी के अंदर से होते हुए आएगी, इसी तरह बाहर की हवा ठंडी होकर घर में घुसेगी और घर ठंडा हो जाएगा। सच में कुछ ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया। सच में बहू, तू कमाल है, क्या जुगाड़ निकाला। माँ जी, अब मैं हर एक गरीब की मदद करूंगी, सभी गर्मी के कारण परेशान है। शीतल घास का एसी और फ्रिज बनाने लगी और जो लोग असली एसी और फ्रिज नहीं खरीद सकते उनके घर में पहुंचाने लगी। लोग उसके बदले अपने हिसाब से कुछ पैसे देकर शीतल की मदद करने लगे। इसी तरह शीतल को इस गर्मी में पैसों की भी कमी नहीं हुई और शीतल के जुगाड़ ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली और शीतल ने अपनी सास के साथ खुशी खुशी गर्मी बिता दी।